I welcome you back at the platform of Indian Academy. Let's discuss important न्यूज़ एडिटोरियल जो कि आज और कल के न्यूज़पेपर में आए हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हम देखते हैं। वो बिहार के अंदर, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इलेक्शन का माहौल है और इस इलेक्शन के माहौल में वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था। और वो डिसीजन क्या था कि जितने भी वहाँ पे वोटर्स हैं, तो आपको जानते हैं वोटर्स की जो डिटेल होती है वो किसके अंदर होती है, वो होती है आपकी इलेक्टोरल रोल्स के अंदर। इलेक्टोरल रोल्स के अंदर और इलेक्टोरल रोल्स को मेंटेन करना, इसको अपडेट करना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो कि आर्टिकल 315 से लेके 324 के अंदर क्लियरली मेंशन है, डिफाइन है कि सुपरविज़न, कंट्रोल, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब ये जो बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं, ये बिहार के इलेक्शन के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चल रही है, यानी कि स्पेशल प्रैक्टिस की गई है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वो क्या कर रहे हैं? इस ड्राइव के अंदर उन्होंने एक नाम चलाया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन किसका? तो ये हो रहा आपका इलेक्टोरल रोल्स का। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ये प्रयास कर रहा है कि बिहार के अंदर जितने लोग हैं, जो इलेक्टोरल हैं, जो इलेक्टोरेट हैं, जिन्होंने वोट पार्टिसिपेट करना है, उन सब को एक ऑप्शंस दिया गया है, एक लिस्ट बनाई गई है, जिसकी लिस्ट के अंदर 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है? इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई ना कोई एविडेंस आपको इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना है, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के वोटर हो, ये वेरीफाई है। उसके बाद ही आप इसमें अपना वोट का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये ड्राइव चलाई। इस ड्राइव के अगेंस्ट के अंदर जितनी भी वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, यहाँ पे जो NGOs काम कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो सारे के सारे इसके विरोध में आ गए। और उनका ये कहना था कि इसके माध्यम से जो वोट का उनका राइट है, जो राइट टू वोट है, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी हो रही है। अब ये छेड़खानी कैसे हो रही है? तो उनका ये कहना था, इस छेड़खानी को आप समझे रहो, ये ऐसे समझ सकते हैं कि राइट टू वोट के तहत आपको आपकी आइडेंटिटी जो होती है उसको एस्टेब्लिश करना होता है। और ये आप कब करते हो? जिस वक्त आप वोट देने जाते हो। बाकी आपकी इलेक्टोरल रोल्स है वो तो अपडेट होती है। अब इंडिया के अंदर एक स्पेशल फिनोमेना है, जिसके अंदर बिहार जैसे स्टेट से बहुत सारे लोग आउट माइग्रेशन के लिए जाते हैं। आउट माइग्रेशन का कहने का मतलब यही है कि बिहार से लोग निकलते हैं अपने परिवार के साथ में, वो अलग अलग राज्यों में जा कर के उन स्टेट्स के अंदर अपना कार्य और सेवाएं देते हैं और उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। अब उन वर्कर्स का इलेक्शन के टाइम पे वापस आना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये सोचो, इस तरह की ड्राइव के समय उनके द्वारा वहाँ आना और अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो वोटर्स हैं वो शायद इलेक्शंस को लेके अपना एक अट्रैक्शन ना दिखाएं, क्योंकि अब पहले जब उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी तो आप उनको वोटर रोल से निकालोगे, और जैसे ही आप उनको वोटर रोल से बाहर निकालोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उनका राइट है वो वायलेट हो सकता है। अब इस मैटर में इन्होंने क्या किया है, ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, बाकी लोग हैं, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिस्ट किया है और कल इसकी हियरिंग भी है। देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। लेकिन हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी। उसके लिए एक आर्टिकल, लीड आर्टिकल आया था, जिसके अंदर उन्होंने, ये आर्टिकल के अंदर ऑथर का आर्गूमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उसको जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको सिंपल बनाना है, लोगों के लिए उसको क्या बनाना है, स्मूथ बनाना है। लेकिन ऐसा ये कहीं प्रतीत नहीं हो रहा, ऐसा इस कार्य से लगता है। कैसे? जो इस इलेक्शन कमीशन के जो मेन हेड है, कहाँ पे? बिहार के अंदर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था पहले कि हम क्या करेंगे, जो हम ये इलेक्टोरल रोल का जो स्पेशल इंटेंसिव हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके तहत बहुत लिबरल प्रोसेस होगा, लोगों को ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसके तहत लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तब ठीक, अगर किसी कारण से कोई नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे, जो लोकल वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनकी हेल्प लेंगे, और उनकी हेल्प लेकर के हम कोशिश करेंगे कि उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाए। अब ये दोनों ही काम, ऐसी बात किसने करी थी? चीफ इलेक्टोरल ऑफिस बिहार वाले ने। अब हुआ क्या है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाल दी और उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। यदि आप अपनी आइडेंटिटी इसके हिसाब से प्रूव करते हो तो ठीक है, अदरवाइज जो आपका राइट टू वोट है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। अब इसके बीच में एक और उन्होंने माध्यम ये भी चुना कि हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव उनकी हेल्प लेंगे। अब ऐसा करने से क्या होता है, कई बार आप ये सोचो, इलेक्शन एक बड़ा ही क्रूशियल मैटर होता है। जो यहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े हैं वो अपनी तरफ से पोलराइजेशन करने के प्रयास करते हैं। जब आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव का हेल्प लोगे, लीडर्स का हेल्प लोगे, तो ऐसा हो सकता है कई बार जो वैलिड वोटर्स हैं उसके नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया जाए, वो उसकी आइडेंटिटी को छुपाने का प्रयास करें। और कई बार ऐसा भी होता है जो इलीगल वोट्स हैं उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाए। दोनों ही बड़ा ही क्रिटिकल एरिया है। दूसरा, हमें ये भी समझना होगा कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए उसमें आधार इंक्लूड नहीं है। दूसरा, इसके अंदर पैन कार्ड इंक्लूड नहीं है। आप समझ रहे हो, ये चीज़ें ये दिखाती है कि हम जिस मास स्केल पे आधार को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, वैसा इसका इस्तेमाल इलेक्शन के प्रोसेस में अभी तक नहीं एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम आधार के केस में जजमेंट दिया था, तब भी कहा था कि ठीक है, आप पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स के लिए जो क्या कहते हैं, जो हमारे नंबर्स अननेसेसरी बढ़ रहे हैं, सब्सिडी का बर्डन बढ़ रहा है, उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये भी समझना होगा कि ऐसे कुछ प्रूफ इसमें ऐड भी किए गए हैं जिसके अंदर वोटर की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती है, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, आपका रेजिडेंस का प्रमाण पत्र है। इसके अलावा जो आपके SC ST या OBC के कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन भी नहीं होती है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हम लोगों को ये बर्डन नहीं दे सकते कि आपको आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव करनी होगी। इसके अलावा 11 डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेशनल रजिस्ट्रेशन का जो हमारा NRC चलता है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो आपको समझना होगा काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट ये चल रहा है। अब यहाँ ऑथर का आर्गूमेंट था कि देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हम इस प्रोसेस को सिंपल करेंगे, लेकिन आज की तारीख में करीब करीब 11% ही लोगों ने, जिन लोगों को इस एक्सरसाइज के थ्रू गुजरना पड़ा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल से, उसमें केवल और केवल 11% लोगों ने ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसमें हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हासिल कर रहे हैं। तो 11% लोगों ने जब आपको अप्रोच किया है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी? तो ये चैलेंजिंग है। दूसरा, सबसे बड़ी बात है, जब आप लोकल लीडर्स को साथ में इन्वॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एक फ्री राइट मिलता है एक्सरसाइज करने का, वो हैम्पर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। माइग्रेंट वर्कर हैं, बाहर काम करते हैं, वो वापस आएंगे, आकर के चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो हमें ये समझना होगा कि इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्मूथ करना चाहिए। अब लेट अस सी, ऑलरेडी जो ये बॉल है वो कोर्ट के पास भी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी मैटर है वो पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा, देखो जजमेंट कैसे आता है, क्या आता है। लेकिन ये जो टॉपिक है अभी, ये रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, हमें इसके बारे में अपनी एक आंख इस पर ज़रूर रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इलेक्टोरल रोल्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था मैटरनल हेल्थ को लेकर के। आप जानते हैं कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट वर्तमान के अंदर 93 है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट वही होती है जिसके तहत प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर, 1 लाख बच्चों के जन्म पर कितनी महिलाओं की डेथ होती है। ये जो प्रति लाख बच्चों के जन्म पर जो डेथ है उसको हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट करते हैं, जो वर्तमान में कितनी है, 93 है। तो ये तो काफ़ी अच्छा फिगर है आज की तारीख में। फिगर इसलिए अच्छा है कि हमने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट भी किया। परंतु आपको ये समझना होगा, इसको थोड़ा सा ऑथर ने एक क्वेश्चन के साथ बोला है। और ये जो ऑथर हैं वो कौन है? ये वो ऑथर हैं जिन्होंने केरला के अंदर मैटरनल डेथ के ऊपर एक कंप्लीट स्टडी करी, उस स्टडी को इन्होंने सबमिट किया। तो इनकी कमांड बहुत अच्छी है। ये एक मेन इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है जो कि केरला गवर्नमेंट के साथ अटैच हैं, और इनके फैक्ट को ना सिर्फ
नेशनल बल्कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि हम आंकड़ों को देखें तो हमें समझना होगा कि यदि हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट बढ़ गए तो साल 2017 से 19 के बीच में लगभग मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितनी थी, 103, और ये कितनी है, प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर। अब इसी फिगर को यदि आप थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो 2018 से लेकर के जो आपका 20 का रिवीजन चला था, इसके अंदर डाटा निकल के आया कितना, 97। और वर्तमान आपको मैंने बताया जो 2020 से लेकर के 2022 का डाटा निकल के आया, उसके अंदर निकल के आया था 93 डेज। तो आप ये तो समझ गए कि हमारा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या किया हमने ये तो इंप्रूवमेंट हमने नेशनल एवरेज बताया, तो ये क्या आपका 93 क्या है, ये नेशनल एवरेज है। लेकिन क्या नेशनल एवरेज से हम अलग अलग स्टेट की तुलना कर सकते हैं या यूनिफॉर्म पॉलिसी बना सकते हैं, नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस मेजरमेंट के लिए राज्यों को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है। एक है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, इसमें वो राज्य हैं, इसमें मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं वो हैं, और जो राजस्थान है वो भी आपका एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का पार्ट है। अब इसके अंदर इसके अलावा आपके सदर्न स्टेट्स हो गए और फिर आपके अदर स्टेट्स हो गए। अब जो परफॉर्मेंस है, सदर्न स्टेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अदर स्टेट की परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो किसकी है, जो आपका एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है। और इसके अंदर मोस्टली वो बीमारू स्टेट आते हैं जो 2001-2 में संज्ञा दी गई, जिसके अंदर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, ये आते हैं। तो इन राज्यों का हमें एक आकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन राज्यों के अंदर हालात थोड़े से डिफरेंट है, यहाँ अलग अप्रोच चाहिए। लेकिन अप्रोच तो ठीक है, वो सरकार प्रयत्न करेगी कि कैसी पॉलिसी बनानी है, क्या गाइडलाइंस बनानी है, लेकिन आपको ये समझना होगा आखिर प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्या कारण है कि हम हर 1 लाख बच्चों पर 93 माताओं को खो रहे हैं नेशनल एवरेज के हिसाब से। कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं? चिंता की बात तो ये है कि ऐसे ऐसे स्टेट हैं जैसे आसाम है, जहाँ पे आपका जेंडर गैप बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी आसाम के अंदर मैटरनल मोर्टालिटी रेट करीब करीब 167 है, तो बड़ा ही चैलेंजिंग है और ये अदर ग्रुप का पार्ट है। इसी प्रकार से यदि आप हरियाणा में जाओगे तो वहाँ भी करीब करीब 103 के ऊपर है, नेशनल एवरेज के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा ही चैलेंज है भारत के लिए कि इसको कैसे सुधार किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि हमें ऐसी पॉलिसी बनाने की अप्रोच है जिसमें एरिया स्पेसिफिक हो और हम उस पॉलिसी को कैसे न कैसे हल करें। तो उस अप्रोच को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके बताए गए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। तो इनका ये आर्गूमेंट है यहाँ पर राइटर का कि देखो होता क्या है, सबसे पहले जो एक बच्चे का जन्म है ना, वो कई परिवारों में उसको लेकर के उसके बारे में कोई सही विचार नहीं है। सही विचार का कहने का मतलब क्या है, कोई मोरल कंसेप्ट नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि देखो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब नेचुरल प्रोसेस है इसका मतलब क्या है कि पेन तो होगा, तो पेन होगा तो वो उसको लाइट लेते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं, जिस कारण से क्या होती है, कई बार हमको मैटरनल डेथ देखने को मिलती है, आप लेट पहुंचते हो, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होती है, वो एक रीज़न है। दूसरा क्या है, कई पैट्रियार्कल फैमिलीज़ के अंदर ऐसा होता है कि हस्बैंड जो होता है इतना फैमिलियर नहीं होता है वाइफ्स के साथ में। तो जब वो फैमिलियर नहीं होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो वुमेन्स है वो आपन में शेयर करती है, और वुमेन्स शेयर करनी है फैमिली के अंदर, शेयर करने के बाद जो मेल्स के पास जो मैसेज है वो लेट पहुँचता है। ये जो डिले इन कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं डेथ का रीज़न बनता है। तीसरा, कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि बड़ी ही इसको लेकर के मतलब हेटेरोडॉक्स सिचुएशंस हैं, लोग इसको लेकर के ओपन नहीं है, इसको लेके पॉजिटिव बात नहीं करते, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। जब ऐसी बातें नहीं हैं, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, तब भी कहीं ना। अब इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि कई बार बड़े बड़े रूरल हैमलेट्स होते हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस की समस्याएं नहीं होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, आपके पास एम्बुलेंसेज ही नहीं है, या फिर ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो सी चीज़ें हैं वो डिले करती है। और कई बार आपका और जो आपकी फर्स्ट रेस्पॉन्स यूनिट है या हॉस्पिटल है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है। तो इन चीज़ों के कारण भी जो फीटस की या फिर उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यदि आप देखो तो आपको ये समझना होगा कि हमने प्रयास किया है कि जो फर्स्ट रेस्पॉन्स यूनिट होती है, FRU बना रखी है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 4 FRU बना रखी है। वो किस लिए? ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके, हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल हो। लेकिन ये जो FRU है, ये FRU तक लोगों की अप्रोच, लोगों की वहाँ तक जो अप्रोच होनी चाहिए बड़ी सिंपल तरीके से, वो है नहीं। दूसरा, आप जानते हैं कि ये इस केस के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
आवश्यकता होती है। अब ब्लड का इमीडिएटली और राइट क्वांटिटी में और राइट यूनिट के साथ में अवेलेबल ना होना भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप जानते हैं ना कि अगर कोई माल नरिश्ड मदर है और यदि फिटस ग्रो होता है तो उस कंडीशन के अंदर लगभग 5 लीटर के आसपास जो ब्लड होता है वो एक हेल्थी वॉर्म में होता है। अब जब वो डिलीवरी के टाइम में वो जो ब्लड है वो ब्लड अगर एक्स्ट्रा बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो उस कंडीशन के अंदर एनीमिया की सिचुएशन वर्स हो सकती है और डेथ कॉज हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न उन्होंने बताए हैं जिसको हमें पॉलिसी के अंदर लेकर के इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जैसे एम्बुलेंस है 108 एम्बुलेंस आप चला रहे हो, फिर आपके जो आशा वर्कर्स हैं जिस तरह से आपने उसका पेनिट्रेशन किया है, इस आशा वर्कर का मिडवाइव्स के साथ के अंदर एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये आशा वर्कर और मिडवाइव के कोलैबोरेशन में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव की है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं हमारे इस जो मैटरनल मोर्टालिटी के फैक्टर्स हैं उसको कम किया है, जिसका डाटा हमने यहाँ पे देखा जो वर्तमान में 93। तो इनका यही कहना है कि हमें एक ऐसी कमिटमेंट की आवश्यकता है, इस तरह से अप्रोच करने की ज़रूरत है कि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। और बोला जब 1 लाख बच्चों के जन्म पे आखिर क्यों हम 93 माताओं को खोए, ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ये इनकी ओपनिंग लाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था जिसको हमने देखा। हम बाकी और इसके ऊपर कोई अपडेट आएगा उसको देखेंगे, लेकिन इस फैक्टर को अचीव करने में जो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जो आपकी आशा वर्कर है, जो आपकी मिडवाइव्स है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक बात हमको समझने की आवश्यकता है। अब दूसरा, आप जानते हैं कि सेंसस की एक्सरसाइज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, जनगणना, और इस बार का जनगणना बहुत विशेष है क्योंकि इस जनगणना के आधार पर ही जो हमने नारी वंदन शक्ति अधिनियम के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था, वो आरक्षण कहीं ना कहीं इस सेंसस और डीलिमिटेशन की कमीशन की एक्सरसाइज होने के बाद ही लागू होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब दूसरा, अब क्या कर रहे हैं कि जो ये सेंसस की एक्सरसाइज हो रही है वो कैसी एक्सरसाइज है, डिजिटल है, और भारत में पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है। अब इसके अंदर लोगों के पास ऑप्शन भी है कि आप खुद से अपना सेल्फ ऑथराइज करके अपना डाटा भी डाल सकते हो। सभी लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि भारत के अंदर लिटरेसी और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, तो उसको इम्प्रूवमेंट होने के बाद ही चीज़ें, लिटरेसी और लिटरेसी के बाद भी डिजिटल लिटरेसी जब आएगी तब ये चीज़ें, जो आपका डिजिटल गैप है वो कम हो सकता है। लेकिन ये जो सेंसस है वो डिजिटल सेंसस है, और इस सेंसस के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, आप सारा का सारा डाटा डिजिटली लोगे, और डिजिटल डाटा का जो ट्रांसफ़र है वो बड़ा ही फास्ट होता है। इस कारण से इसके अंदर कोई डिले नहीं होगा। ये बात उठ के आ गई। अब इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि सरकार क्या प्रयास कर रही है कि जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा, इस डाटा को हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जिस भी रूप में इसको हेल्प लेना है वो इसको ले सकते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार का डाटा होता है, एक जो पब्लिक डोमेन के अंदर लाया जा सकता है, और एक जो गवर्नमेंट अपने पास ये रखती है ताकि कोई बड़ी फर्म है उसका मिसयूज़ ना करे, पोलराइजेशन ना कर पाए। अब ये जो डाटा है, इस डाटा को आप जब डिजिटल फॉर्म के अंदर रिसीव करेंगे, उसका ट्रांसफ़र होगा, तो बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही फास्ट माध्यम से ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ये 2027 के अंदर लगभग हमारी ये एक्सरसाइज है वो पूरी होनी है, और इस एक्सरसाइज के साथ आप ये भी समझो कि विद इन इमीडिएटली आपको डाटा अवेलेबल हो जाएगा कि सेंसस का डाटा ये है। जैसे आज हम 2011 के सेंसस के डाटा पे रिलाई करते हैं, और आपको बता दूं कि 2011 का सेंसस का डाटा बाहर आने में करीब 3 साल लग गए थे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, डिजिटलाइजेशन का, जिस कारण से चीज़ें हैं वो बड़ी फास्ट हो गई। आप समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए इन्होंने एक वेब पोर्टल बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाया, जिसके माध्यम से सेंसस का डाटा अर्ली अवेलेबल किया जाएगा। जो मोबाइल ऐप होगी वो सबसे अच्छी बात है कि वो आपकी कई लैंग्वेजेस में होगी, यानी कि इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर ये डाटा आपको अवेलेबल होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऐप है वो एंड्रॉयड और दोनों के लिए अवेलेबल होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब निफा वायरस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब निफा वायरस, आप जानते हैं कि निफा वायरस क्या है। निफा, एक पहली बात आपको समझना है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है इससे, यानी कि ये वायरस से फैलता है, और ये ट्रांसमिट बड़ा फास्ट होता है, यानी कि एक से दूसरे में। अब दूसरा, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर
ये आपका निफा वायरस का वो है कि इसके अंदर जो डेथ होने की चांसेस है वो मोर्टालिटी रेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोर्टालिटी रेट, यानी कि किसी वायरस के द्वारा उसको बढ़ा करके उसको किसी की डेथ कॉज करना, उसको मोर्टालिटी रेट। और निफा की ये बहुत हाई है। निफा के अंदर ये मान के चलिए करीब करीब निफा वायरस जो है वो 40% से लेकर के आपका 75% तक इसमें चांसेस होता है कि व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, जैसा किसी और वायरल डिजीज में देखने को नहीं मिलता है, इवन कोविड में भी नहीं था। तो ये बड़ा ही चैलेंज है। अब इसका सबसे बड़ा जो हमारे इंडिया के अंदर स्टेट है वो है केरला, जहाँ से इसका स्प्रेड जनरली देखा गया। अब इसके दो कारण हो सकते हैं केरला से क्यों स्प्रेड होता है, क्योंकि एक तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बड़ी अच्छी है, तो जहाँ बायोडाइवर्सिटी होती है तो कई बार उसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। और दूसरा इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस क्लाइमेट चेंज के जो अर्ली इफेक्ट हैं वो कोस्टल एरिया में हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उस कारण से भी निफा की ग्रोथ हो रही है। लेकिन निफा की डायग्नोसिस होना और निफा से उसकी इसका ट्रीटमेंट करना, ये आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं है। तो हम किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैसे भी इसको प्रिवेंट करें। अब केरला की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कोझिकोड है, पलक्कड़ है, तो इन कोझिकोड और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी स्प्रेड बहुत शानदार हुई है। और अभी रिसेंटली हमको इसका फर्स्ट पहला डेथ केस भी देखने को मिला। तो करीब करीब 140 के आसपास लोग हैं जो ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, जो इससे ग्रसित हैं। अब उनकी कितनी फर्टैलिटी होती है, कितनी डेथ होती है, वो देखने की बात है। लेकिन निफा के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज़ है और जोनोटिक डिजीज़ है और केरला के कोस्ट से स्प्रेड होती है, तो इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मास स्केल पे परेशान कर सकता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हमने देख लिए। फिर आप देखो, अभी आप जानते हैं कि दलाई लामा ने अपना 19th बर्थडे सेलिब्रेट किया, करीब एक वीक का प्रोग्राम था। और ये जो दलाई लामा है वो 14 दलाई लामा है। दलाई लामा एक उपाधि है, कोई नाम नहीं है, और ये तिब्बतन बुद्धिज्म के हाईएस्ट रिलीजियस लीडर होते हैं। अब इनके बाद अब जो फर्स्ट से लेकर के 5th तक दलाई लामा आए थे, वो जो लामास थे उन लामास का जो इलेक्शन होता था कि भाई इसके बाद कौन दलाई लामा बनेंगे, तो वो होता था गुरु शिष्य परंपरा से। उसके बाद जो 6th दलाई लामा से इसमें ऐसा होने लगे कि जो दलाई लामा अभी प्रेजेंट है उनकी डेथ होने के बाद में ऐसा माना जाता है कि इनकी जो सोल है वो किसी और बॉडी में जाके जन्म लेती है। तो यानी कि एक तरह से ये मान सकते हो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इस पुनर्जन्म के विश्वास की अवधारणा के आधार पर भी नेक्स्ट दलाई लामा का चयन होता है। तो अभी जो 14 दलाई लामा, उन्होंने बोला कि जो 15 दलाई लामा होंगे मेरी मृत्यु के बाद, उनका जो चयन, जो तिब्बत की गवर्नमेंट चल रही है एक्साइल के अंदर, एक्साइल यानी कि तिब्बत आप जानते हैं कि चाइना ने तो उसको अपने हथिया लिया, कब्जा कर लिया, और वहाँ से जो तिब्बतन रिफ्यूज़ी भारत में आए तो हमने उनको शरण दी। आज ये जो तिब्बतियन रिफ्यूज़ी हैं, जो लामास के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और जो भी उनके रिलीजियस प्रीचर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्लॉयडगंज जगह है, वहाँ पर ये एस्टेब्लिश है। मैक्लॉयडगंज बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है, और यहाँ पे दलाई लामा का टेम्पल भी है और मॉन्क्स के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ पे हमने इनको धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको हमने रहने की पनाह दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब जब भारत के 2 मिनिस्टर भी इनके 19th बर्थडे पे उनको विश करने, सेलिब्रेट करने गए, क्योंकि इतना बड़ी हाईएस्ट एक स्पिरिचुअल लीडर अगर आपकी कंट्री में रहता है तो आपके लिए प्राउड मोमेंट है। अब चाइना ने इसको प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि चाइना का कहना है कि 14 के बाद जो 15 दलाई लामा होंगे उसका हम चूज़ करेंगे। तो उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो बधाई दी उसका इन्होंने अपोजिशन किया है। तो आप समझ लो कि दलाई लामा का जो विवाद है, 1959 के अंदर दलाई लामा भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से आए थे। तवांग की मॉनेस्ट्री में ये इन्होंने वहाँ पे स्टे किया था। अब इस मॉनेस्ट्री में स्टे करने के बाद के अंदर 1962 के अंदर इंडो चाइना वॉर हुआ। अब कहीं ना कहीं इंडो चाइना वॉर के अंदर जो दलाई लामा को भारत के द्वारा शरण दिया जाना और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट वगैरह दी गई, उसके आधार पे ये माना जाता है कि चीन ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और ये वॉर शायद उसका एक आउटकम था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यही एकमात्र रीज़न था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट इट वाज वन ऑफ द रीजंस। तो ऐसा नहीं कि इसको मेन रीजंस मानना है। आज 1962 के बाद 2025 में अभी भी उस वक्त भी 14 दलाई लामा थे जिन्होंने शरण ली थी, और आज वो 90 वर्ष की उम्र के अंदर भी प्रेजेंटली वही है। तो उन्होंने भारत की सरकार को बहुत ही थैंकफुल बोला है। इसका एनेक्डोट को मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया भी था, जिसके अंदर उन्होंने याद किया कि जब हमारे 1977 के अंदर प्रथम नॉन
कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, मोरारजी देसाई जब आए थे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने मैक्लोडगंज विजिट की थी, उनसे उनकी बातचीत हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म तो दोनों ही एक ही ब्रांच, एक ही पौधे की दो शाखाएं हैं। परंतु दलाई लामा ने बोला कि मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। मोरारजी देसाई को बात बोली, मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने बोला कि आप तो वृक्ष हो, मैं तो उसकी एक शाखा हूँ। यानी कि उसने बोला भारत का स्टेचर तो बहुत बड़ा है, भारत तो वो राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की जो विरासत है उसको संभाले हुए। तभी तो उन्होंने आपने हमको शरण दी है। ना सिर्फ आप हमें शरण देते हो बल्कि किसी भी रिफ्यूजी को शरण देते हो। तो ये दिखाता है कि भारत जो है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, ये आपका एक बहुत बड़ा हाई स्टैचर है। आप तो पेड़ हो और बुद्धिज़्म उसकी एक ब्रांच है। तो ये उनकी एक स्पिरिचुअल थॉट थी जिसको हम कहीं भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमको इसमें न्यूज़ हमको ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब दिल्ली के अंदर एक रिसेंटली केस होता है, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज़ थी कि दिल्ली के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी जो आपके पेट्रोल व्हीकल है 15 साल से पुराने और जो डीजल व्हीकल हैं 10 साल से पुराने, इन दोनों को उन्होंने बोल दिया कि जितने आपके पेट्रोल पंप्स हैं दिल्ली के आसपास और एनसीआर के रीजन के अंदर, वहाँ उनको कोई भी फ्यूल सप्लाई नहीं करेगा। जब फ्यूल सप्लाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिक उनको सीज कर लिया जाएगा या वो हो जाएंगे। अब आप किसी व्हीकल को आप इम्पाउंड कर रहे हो, यानी कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, व्हीकल को जब्त कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो? तो ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग मुद्दा बन गया। अब इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमारी ऑलरेडी पहले से ये पॉलिसी है, जबकि इलेक्शन जो हमारी इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरा वे ऑफ निकालना चाहिए। क्यों? आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हो जो बहुत पुराने हैं, आप बहुत सारे नेवल शिप्स यूज़ कर रहे हो, इवन गवर्नमेंट के पास खुद के पास बहुत ओल्ड मशीनरी है। तो फिर आप थर्मल पावर प्लांट से तब आप इन प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर किसी क्यों बढ़े? क्योंकि एक आम आदमी के लिए गाड़ी लेना उसके जीवन का सपना होता है। तो इस तरह से किसी से कोई ऐसी चीज़ छीन लेना, और ये बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ की वो इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि एक वाहन करके डाटाबेस है, इस वाहन डाटाबेस से गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पेट्रोल पंप के पास में बड़े बड़े कैमरे इंस्टॉल कर दिए। कैमरे क्या करते हैं, ये नंबर प्लेट जो होती है इस नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, रीड करते हैं, और ये नंबर प्लेट फिर सीधा इसका लिंक किससे होता है? इसका लिंक होता है वाहन के डाटाबेस से। और जैसे ही वाहन के डाटाबेस से आपका लिंक हुआ, इससे आपको पता चल जाएगा इस व्हीकल की एज क्या है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन सही है या इसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। फिर आप इसकी माध्यम से आप क्या करते हो, वहाँ पे कोई ना कोई पुलिस वाले या फिर जो व्हीकल को सीज करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, वो व्हीकल को अरेस्ट करते हैं, सीज करते हैं, उसको स्क्रैप भेजते हैं। अब इस तरह से लोगों के बीच में गतिरोध और विरोध बढ़ गया सरकार के विरोध। तो सरकार के लिए चैलेंज हो गया। अब सरकार क्या कह रही है कि हम इसके बारे में सोचेंगे, कोई ना कोई निकालेंगे। अब दूसरा एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी हो क्या रहा है। ये जितने भी व्हीकल हैं वो BS4 इंजन के हैं, और इसके अंदर जो फ्यूल है वो BS4 का है, और BS4 है वो करीब करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेंट है BS6 की तुलना में छोड़ता है। और BS6 हम कब लेके आए? 1 अप्रैल 2020 के बाद जितनी भारत के अंदर गाड़ियाँ निर्माण होकर सेल हो रही है वो सारी की सारी BS6 की है। और BS5 ऑलरेडी हम हटा चुके हैं, क्योंकि हमने माना कि पर्यावरण के लिए भारत को प्रयास करने की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्टली BS4 से BS6 में जंप कर गए। तो ये चीज़ें ये दिखाती है BS4 से BS6 में आना कि गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंतुजियाज्म है कि हमें इन चीज़ों को सॉल्व तो करना ही करना है। अब इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही गवर्नमेंट का प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी बनी है वो पब्लिक के कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं बनी है। तो इस पब्लिक पॉलिसी का एक बार रिव्यू आवश्यक है, जिसको आप एग्जाम में कहीं आता है, बातचीत होती है, उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इलेक्टोरल रोल की बात कर ली, ये दलाई लामा के जन्म को लेकर चाइना में जो प्रोटेस्ट चला उसकी बात कर ली। उसके बाद हमने ऑलरेडी जो जेनेटिक डिजीज़ है कौन सी, निफा वायरस, उसके बारे में बात कर ली। फिर आगे हमने सेंसस को लेकर बात की, एक वेब पोर्टल बना हुआ है, ऐप की बात कर ली। अब आगे देखते हैं, तो ये आपका मैटरनल मोर्टालिटी रेट को लेकर के एक अच्छा आर्टिकल था जो कि डॉक्टर KR एंटनी ने लिखा है, उसके बारे में हमने बात करी। फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट के अंदर हमने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बिहार के अंदर आपका जो ये स्पेशल इंटेंसिव रोल्स का रिवीजन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अब इन आर्टिकल के साथ अब इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको डिस्कस करने की जरूरत है। एक सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिन लोगों का इंटरव्यू चल रहा है वो प्लीज़ एडिटोरियल की सीरीज़ को मिस नहीं करें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और वो आइडियाज़ अलग अलग डायरेक्शन के होते हैं जो शायद हमें हमारे इंटरव्यू के अंदर हेल्प करें।
दूसरा, इस बार हमने मेंस के एग्ज़ाम में देखा कि ओरिएंटेशन बदल गया है, करंट से चीज़ें आ रही है, काफ़ी क्रिटिकल आ रही है। तो आपको अगर मेंस में अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको एडिटोरियल के ऊपर आपकी फर्म ग्रिप होनी चाहिए। और दूसरा, लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर। हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपके पास वो कंटेंट आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा भी होगा तो आप कुछ उसको रीराइट कर पाओगे। अब दूसरा, अब संभावना ये भी है कि ऑलरेडी RS 2023 और RS 2024 ये दोनों ही जो वैकेंसीज हैं इनके मेंस के पेपर हो चुके हैं। 23 के इंटरव्यू की ऑलरेडी 6th फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि न्यू वैकेंसी की चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी धीरे धीरे असिस्टेंट प्रोफेसर और RS के इंटरव्यू होने के बाद RPSC है वो कंपैरेटिवली फ्री भी हो जाएगी और वैकेंसीज भी अफलोट है। तो अब इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा अपना जो प्री का फोकस है उसके लिए करंट पे आपको ग्रिप बनाने की आवश्यकता है। और करंट की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी ऑलरेडी हमने डिस्कशन जो प्री को लेके नई सीरीज जिसके हमने पिछला साल 2024 का प्री हुआ था फैब के अंदर, उसके हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से स्टैटिक सब्जेक्ट में भी करंट को डाल करके पेपर्स को डायनामिक बनाया जा रहा है, जो अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी देखा गया। उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी है वो करीब करीब ऑलरेडी 600 पदों के आसपास तो डिक्लेयर ही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि 1000 प्लस वैकेंसी आएगी, क्योंकि सरकार के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। 2021 के बाद वैकेंसी नहीं आई और ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। पिछली वैकेंसी के ऊपर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपना रुख क्लियर कर दिया कि हम इस वैकेंसी को हम साल 2021 की भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, जिन लोगों को अरेस्ट करना हम अरेस्ट कर रहे हैं। और SIT जो है वो पर्टिकुलरली इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो RPSC की जो शाख है उसको इम्प्रूव करने में और इसकी स्पष्टवादी सोच को बढ़ाए रखने में ऐसा लग रहा है कि अभी पेपर्स का लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा, जो कि करंट सेंटेड है। और इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि ना सिर्फ पेपर का लेवल बल्कि जो बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए RPSC हमेशा बदनाम रही है उसमें भी हमको सुधार देखने को मिल सकता है। जैसे रिसेंटली अभी DGP का अपॉइंटमेंट किया गया मिस्टर उत्कल साहू का, तो ये चीज़ें दिखाती है कि हमें हमारी तैयारी को स्पेशली बहुत बूस्ट करना है और इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को हॉलिस्टिक तरह से प्री मेंस इंटरव्यू को एक साथ देखें। SI वाले प्लीज लाइट में ना, इट इज़ एज गुड एज RS एग्जाम। फर्क सिर्फ इतना है कि RS के अंदर मेंस का सब्जेक्टिव पेपर भी होता है, लेकिन प्री जो RS का जैसा टफ आता है वैसा ही ऐसे आता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन दोनों में से उसके लिए बेस्ट विशेष और अपने आप को हमारी सीरीज के साथ बनाए रखें और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। We will meet again tomorrow at the same time. Thank you so much. Jai Hind.